बच्चों, आज हम शिव मंगल सिंह सुमन और उनकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के विषय में जानेंगे। कविवर शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त सन 1915 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए एवं डीलिट की उपाधियां प्राप्त कर ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। शिव मंगल सिंह सुमन जी हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली हस्ताक्षर ही नहीं, बल्कि वह अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षक भी हैं। इनकी मुख्य रचनाओं में काव्य संग्रह हैं जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात। इनकी गद्य रचनाएं हैं महादेवी की काव्य साधना और गीति काव्य उद्यम और विकास। इन्होंने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जिनमें प्रमुख हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिखर सम्मान आदि। आज हम शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का रसास्वादन व भाव ग्रहण करेंगे। इस कविता को सुनेंगे तथा व्याख्यात्मक व स्पष्टीकरण विधि के द्वारा इसे समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि यह कविता पक्षी के भाव व्यक्त करती है और बताती है कि पक्षी खुले आकाश में ही खुश रह सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी आजादी के इसी महत्व को दर्शाते हैं। आइए देखें। प्रसंग स्पष्ट करते हुए मैं बताती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया गया है। व्याख्यात्मक विधि के द्वारा स्पष्ट करते हुए मैं बताती हूँ कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। यह इनकी स्वाभाविक विशेषता है। यदि पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे मधुर गीत नहीं गा पाएंगे, क्योंकि ऐसी हालत में पक्षी खुश नहीं रह पाएंगे। पिंजरे की सोने की सलाखों से टकराकर इनके कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीते हुए इन्हें अच्छा लगता है। ऐसी ही इन्हें आदत भी है। सोने के पिंजरे में रखा हुआ मीठा पानी इन्हें अच्छा नहीं लगता। वे इसे पी ही नहीं पाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। इन्हें आजाद रहकर कड़वी निबोरी खाना अधिक पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा इन्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि गुलामी में मिले व्यंजन किसी को भी पसंद नहीं आते। काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। पुलकित पंख और कनक कटोरी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जो काव्यांश आपने अभी सुना था, उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस काव्यांश के आधार पर बताइए, पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं। आपने देखा था काव्यांश में बताया गया है कि पक्षी स्वतंत्र रहकर जीना और उड़ना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे और क्यों? पक्षी पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, क्योंकि गुलाम रहकर कोई खुशी के गीत नहीं गा सकता। वृक्ष की डालियों पर बैठकर तथा स्वतंत्र रहकर ही पक्षी गीत गा सकेंगे। तीसरा प्रश्न, पक्षियों को कड़वी निबोरी क्यों पसंद है? पक्षियों को कड़वी निबोरी पसंद है क्योंकि इसे उन्होंने एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर अपनी मेहनत से पाया है। इसमें उनके श्रम की मिठास घुली हुई है। अगला प्रश्न, सोने की कटोरी में मिली मैदा पक्षियों को पसंद क्यों नहीं है? पराधीनता से मिले व्यंजन पशु पक्षियों को भी अच्छे नहीं लगते। अपनी आजादी खोकर, अपने उड़ने का अधिकार गंवाकर स्वर्ण कटोरी में मैदा खाना पक्षियों को पसंद नहीं है। इन पंक्तियों के आधार पर प्रसंग के रूप में मैं बताती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ
श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया है। कवि कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में कि सोने की जो जंजीरें, जो पिंजरे के की तार हैं, उनके कारण वो जो श्रृंखला बन गई है पिंजरे की, उसके कारण पक्षी अपनी उड़ान भूल गए हैं। तो पक्षी कहते हैं कि सोने की सलाखों में बंधे होने के कारण वे अपनी उड़ान भूल चुके हैं। पेड़ों की डालियों पर झूलना उनके लिए सपना बनकर रह गया है, क्योंकि वे बाहर नहीं निकल पा रहे। पिंजरे से बाहर ना निकल पाने के कारण उनके लिए ये केवल एक कल्पना रह गई है कि कैसे वो उस डाल पर बैठकर, फुनगी पर बैठकर झूला झूलते थे। उनकी इच्छा थी कि वे कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। उनका अरमान था कि किरण जैसी अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दाने समझकर वे खा जाएंगे। परंतु गुलामी के जीवन में उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया। उनकी खुशियां छिन गई और वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए। काव्य सौंदर्य के आधार पर मैं स्पष्ट करती हूँ कि यहाँ पर तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लाल किरण सी चोंच पंक्ति में उपमा अलंकार प्रयुक्त है। तारक अनार के दाने में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आइए अब जानते हैं कुछ प्रश्नों के विषय में जो इन काव्य पंक्तियों पर आधारित हैं। पहला प्रश्न है, पिंजरे में बंद होकर पक्षी क्या भूल गए? उत्तर के रूप में जानिए, पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। वे अपने पंखों की शक्ति खो चुके हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं? पक्षी सपने में तरु की फुनगी पर के झूले देख रहे हैं। जब वे आजाद थे तब वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे। पिंजरे में कैद हो जाने पर यह उनके लिए स्वप्न मात्र बनकर रह गया है। तीसरा प्रश्न, इस काव्यांश में पक्षियों की क्या इच्छा है? पक्षियों की इच्छा है कि वे उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं। वे अपनी लाल किरण जैसी चोंच खोलकर तारों जैसे अनार के दाने चुगना चाहते हैं। अर्थात उनकी इच्छा स्वतंत्र जीवन जीने की है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। देखिए, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने कितने सुंदर शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया है। इन पक्षियों में पक्षी आजाद रहने की इच्छा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अगर वे आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंच जाते और वहीं पहुंचकर दम लेते, या अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी अत्यधिक प्रिय है। वे उड़ते रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना न्यौछावर कर देनी पड़े। अंत में पक्षी ने मनुष्य से यह प्रार्थना की है कि मनुष्य चाहे उन्हें घोंसले न बनाने दे, पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। उड़ना पक्षी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और उसके पंख ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है, एक उपहार है, जिन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। उनकी आजादी उनसे न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हुए मैं बताती हूँ कि यहाँ पर तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। होड़ा होड़ी में अनुप्रास अलंकार है और सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इन काव्य पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पक्षी क्या करना चाहते हैं? पक्षी अंतहीन आकाश में अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं।
उनकी इच्छा है कि वे उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं और उनका आखिरी सिरा ढूंढ निकालें। दूसरा प्रश्न, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वे क्या करने को तैयार हैं? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पक्षी अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। उड़ते हुए वे क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे इस उड़ान में उनके प्राण ही निकल जाएं। तीसरा प्रश्न, पक्षी अपने उड़ने के अधिकार को बचाने के लिए क्या देने को तैयार हैं? पक्षी अपना घोंसला और पेड़ की डालियों पर बनाया अपना ठिकाना भी देने को तैयार हैं, लेकिन अपने उड़ने का अधिकार गंवा देना उन्हें मंजूर नहीं है। बच्चों, अब हम इस कविता पर आधारित कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ जानते हैं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ है खुला, बंधन रहित, जिसमें कोई बंधन न हो। गगन, आकाश, आसमान। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंधे हुए। कनक तीलियां अर्थात सोने की सलाखें, सोने से बना हुआ पिंजरा और उसकी तीलियां, पिंजरे की जो पतली पतली तीलियां सलाखें हैं उनके लिए प्रयुक्त किया गया है कनक तीलियां। पुलकित अर्थात प्रसन्न। कटुक, कड़वी। स्वर्ण, सोना। श्रृंखला, जंजीर। फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपर का कोमल भाग। तरु, वृक्ष या पेड़। अरमान अर्थात इच्छा, चाह। तारक, तारे। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कहीं सीमा ही नहीं आ रही, कहीं अंत ही नहीं है उसका, जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन। क्षितिज, ऐसा स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हुए लगते हैं। आप देखते हैं खुला मैदान है तो आपको लगेगा कि यहाँ पर धरती और आसमान एक साथ मिल रहे हैं। आपको लगेगा कि आप वहां तक पहुंचेंगे तो वहां पर एक अंत है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। ऐसा स्थान जो हमें दिखाई देता है उसे क्षितिज कहते हैं, कि जहां धरती और आसमान मिलते हुए लगते हैं। होड़ा होड़ी अर्थात प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। तंती सांसों की डोरी अर्थात मर जाना या प्राण निकल जाना। नीड़, घोंसला। आश्रय, सहारा या ठिकाना। छिन्न भिन्न, नष्ट। आकुल, बेचैन या व्याकुल। विघ्न, व्यवधान या रुकावट। बच्चों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता के आधार पर दिए गए प्रश्न हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? जिसके लिए उत्तर होगा, पिंजरे का जीवन पराधीनता का जीवन है, वहां उड़ने की आजादी नहीं है। पिंजरे में जरा सा पंख फड़फड़ाने पर भी पंखों के टूटने का भय है। एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना, फुदकना तथा अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में दाने चुगना आदि कार्य पिंजरे में बंद रहकर करना संभव नहीं है। यही कारण है कि सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? जिसके लिए उत्तर हो सकता है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी ये इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं कि पहला, वे खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। दूसरा, उड़ते हुए क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाना चाहते हैं। तीसरा, वे बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। चौथा, वे वृक्षों पर लगे कड़वे मीठे फल खाना चाहते हैं। और पांचवा, वे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर, उसकी फुनगी पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पंक्ति दी गई है जिसके आधार पर आपको भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से उद्धृत हैं।
इनमें पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़कर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि वे उड़ते उड़ते या तो क्षितिज की सीमा ढूंढ निकालेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। पक्षियों के इस कथन से उड़ने के प्रति उनकी लगन का पता चलता है। बच्चों, अब हम करते हैं भाषा की बात। आपका पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि गुणवाचक विशेषण है क्या। पहले विशेषण के विषय में समझिए। आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। पक्षी की चोंच लाल है। दूसरा वाक्य, वह ऊंची डाल पर बैठा है। बच्चों, यहाँ पक्षी की चोंच कैसी है? लाल। और वह कैसी डाल पर बैठा है? ऊंची। इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए, लाल और ऊंची। यहाँ प्रयुक्त लाल शब्द चोंच की विशेषता बता रहा है और ऊंची शब्द डाल की विशेषता। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ डाल, ऊंची डाल में ऊंची शब्द विशेषण है और लाल चोंच में लाल शब्द विशेषण है। और विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर डाल और चोंच विशेष्य हैं। इस प्रकार आपने जाना कि विशेषण और विशेष्य क्या हैं। अब आप समझिए कि विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक अर्थात जिससे हमें किसी गुण का पता चले। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपके प्रश्न में था स्वर्ण श्रृंखला, तो आपने देखा स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की कड़ियां। तो यहाँ प्रयुक्त स्वर्ण शब्द श्रृंखला अर्थात उसकी कड़ियों का गुण बता रहा है, अर्थात वे सोने की हैं ये बताया जा रहा है। कैसी हैं यह बताने के लिए ही यहाँ पर स्वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। और दूसरा शब्द था लाल किरण सी। यहाँ किरण का गुण बताने के लिए लाल शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो जब यहाँ गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, अच्छाई और बुराई, ये सभी पहचान कराने वाले गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके उत्तर के रूप में ऐसे कौन से 3 शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं? कविता के आधार पर आपको बताना है। तो ये शब्द हैं कनक तीलियों। कनक तीलियों शब्द में कनक तीलियों की विशेषता बता रहा है। फिर बहता जल, यहाँ पर जल की विशेषता बताई जा रही है कि वो किस प्रकार का है, बहता हुआ है, बहता हुआ पानी है, बहता जल। फिर कटुक निबोरी, तो यहाँ कटुक निबोरी अर्थात कड़वी नीम निबोरी, नीम का फल कैसा है, कड़वा, उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया है। तो कटुक निबोरी ऐसा ही गुणवाचक विशेषण को प्रयुक्त करने वाला, प्रस्तुत करने वाला शब्द है। अब हम बात करते हैं भाषा की बात के दूसरे प्रश्न की, जिसमें बताया गया है कि भूखे प्यासे शब्द में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। देखिए इनके बीच में जो एक चिन्ह दिया गया है, जो एक माइनस जैसा साइन आप देख रहे हैं, उसे सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह कहा जाता है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, इसका अर्थ है
भूखे और प्यासे। बच्चों, पहले आप समास का अर्थ समझिए। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, अर्थात छोटा करना। परस्पर संबंध रखने वाले, अर्थात एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, उनके जोड़ने को समास कहते हैं। अब आप जानिए द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान हो। आप देख रहे हैं भूखे प्यासे में हमने इसका विग्रह किया तो लिखा भूखे और प्यासे। तो यहाँ पर भूखे और प्यासे, भूखे प्यासे समानता के लिए बताया गया है कि वो भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं, एक जैसा बताया गया है। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और जब दोनों पद समान हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भूखे प्यासे समस्त पद का विग्रह करने पर प्राप्त होता है भूखे और प्यासे, तो यहाँ दोनों खंड समान है। अब आपका प्रश्न है कि इसी प्रकार के 10 उदाहरण, अन्य 10 उदाहरण आपको खोज कर लिखने हैं। सोचिए, चलिए मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। तो पहला शब्द है माता पिता, जिसका विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता। दूसरा भाई बहन, भाई और बहन। फिर है दिन रात, दिन और रात। सुख दुख, सुख और दुख। पांचवा शब्द है गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। छठा शब्द है अपना पराया, तो इसका विग्रह होगा अपना और पराया। सातवां शब्द है राजा रंक, इसका विग्रह करने पर शब्द बनेंगे राजा और रंक। आठवां है पाप पुण्य, विग्रह होगा पाप और पुण्य। फिर नौवां है खट्टा मीठा, विग्रह करने पर बनेगा खट्टा और मीठा। 10वां है सुबह शाम, सुबह और शाम। तो बच्चों, इस आधार पर आज हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता, जो कि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है, इसे पढ़ा, जाना, और इसके आधार पर हमने प्रश्नोत्तर भी किए। अब इस कविता को पढ़कर, सुनकर, देखकर आपने क्या सीखा? कुछ संदेश तो प्राप्त किया है ना? बच्चों, इस कविता के आधार पर हमने ये समझ लिया कि पक्षी आजाद रहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं खुला आकाश है हमारा, मत बांधो हमें, नहीं है गुजारा, ऊंचे उड़ना लक्ष्य हमारा, छू लेने दो आकाश ये सारा। सचमुच हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़कर व समझकर यही पता चलता है कि पक्षी भी यही भावनाएं रखते हैं। गुलामी का जीवन उनके लिए भी कष्टदायी है। उन्हें पिंजरे में रहकर उसी प्रकार कष्ट का अनुभव होता है जैसा कि मनुष्य को कैद में रहने से महसूस होता है। अतः हमें पक्षियों को पकड़ना और उन्हें पिंजरे में बंद करना छोड़ देना चाहिए। पक्षियों को आजाद कर आसमान में उड़ने देना चाहिए, तभी सच में सार्थक होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षियों की यही मनोभाव कवि आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस संदेश को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।